देख रहे हैं गीक बाय चॉइस। 26 एंड 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 27 अप्रैल को ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई है। इसके तहत ये वंस इन अ जनरेशन डील है और इसमें न्यूजीलैंड जो है वो $5 बिलियन हमारे इधर पे नेक्स्ट 5 सालों में इन्वेस्ट करने वाला है। इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि इंडिया के ऑलमोस्ट 100% जितने भी हमारे गुड्स जा रहे हैं, कुछ 8-8.5 हज़ार गुड्स जा रहे हैं, उसको 100% ड्यूटी फ्री लग जाएगा। मतलब वहाँ पे हमारे गुड्स बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। कौन कौन से गुड्स हमारे सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाने वाले हैं? वो है लेबर इंटेंसिव, जिन्हों चीज़ों में लेबर लगता है। अपना टेक्सटाइल हो गया, अप्रैल हो गया, लेदर हो गया, जूता बनाने का, डायमंड पॉलिशिंग, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें। न्यूजीलैंड से कौन कौन से गुड्स आने वाले हैं जो सस्ते हो जाएंगे? न्यूजीलैंड के 95% गुड्स को एक तो एकदम फ्री कर दिया है, नहीं तो थोड़ा सा ड्यूटी रखा है। न्यूजीलैंड से आने वाले मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स है वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। जैसे आपका वुड हो गया, वुल हो गया, शीप मीट हो गया, शीप मतलब वो शीप मीट हो गया, उसके ऊपर से उसका वुल हो गया। और इन कमिंग 3 से 10 सालों में जो अपना वाइन, एवोकेडो और ब्लूबेरीज, मतलब जो एग्जॉटिक फ्रूट्स है, कीवी वगैरह, ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो नहीं, लेकिन 3 से 10 सालों में इसके ऊपर भी पूरा ड्यूटी हटा दिया जाएगा। न्यूजीलैंड ने हमें और कुछ प्रॉमिस किया है। नहीं, ये $5 बिलियन ट्रेड है। न्यूजीलैंड ने हमें और भी प्रॉमिस किया कि $20 बिलियन ये हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले 15 सालों में। और न्यूजीलैंड ने क्या हमें प्रॉमिस किया है? न्यूजीलैंड ने हमें प्रॉमिस किया कि टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री, मतलब टेम्पररीली हमारे कितने लोग न्यूजीलैंड में जाके काम कर सकते हैं, वो है 5,000 वीज़ा फ्री एनुअली। हमें न्यूजीलैंड में हमारे लोग वहाँ जाके टेम्पररीली काम कर सकते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे कुछ जो प्रोफेशनल्स है, जैसे आयुष प्रोफेशनल्स, आयुष प्रैक्टिशनर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स और इंडियन शेफ्स, इनको वहाँ पे रिकग्निशन मिलेगा। मतलब अभी अगर कोई आयुष प्रैक्टिशनर वहाँ जाता है तो उसको एज गुड एज डॉक्टर ट्रीट किया जाएगा और उसको वहाँ पे वो सारा पावर्स रहेंगे, अथॉरिटी रहेंगी, प्रेस्टीज रहेगा एज इक्वल टू डॉक्टर्स। तो ये बहुत अच्छी डील है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। सरकार ने फंड ऑफ फंड्स, इट इज़ नॉट अ फंड, इट इज़ फंड ऑफ फंड्स। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए हैं एज अ डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल। मतलब अभी हो क्या रहा है कि जो फॉरेन का पैसा है, एफपीआई, एफआईआई, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तो आपने नोट किया होगा कि इंडिया से पैसा बहुत बाहर निकल रहा है। उसके लिए सरकार ने ये स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 स्टार्ट किया है। उसमें 10,000 करोड़ रुपए डाले हैं कि वो स्टार्टअप्स को फंडिंग करेंगे। इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसको पूरी तरह से हैंडल करने वाले सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हैंडल करने वाले हैं। सिडबी के हाथ में पैसा रहेगा, लेकिन किस स्टार्टअप को फंड करना है, किस स्टार्टअप को नहीं फंड करना है, ये डिसाइड करेगा DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिसाइड करेगा कि किस स्टार्टअप को फंड देना है, किसको नहीं देना है। उसके बाद इनमें मोस्टली फोकस्ड रहेगा जो हाई रिस्क और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के ऐसे स्टार्टअप्स को ये फोकस करेंगे जिसमें बहुत सारे पैसे डालने पड़ते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए डालने पड़ते हैं, ऐसों को ये फोकस करेंगे। और ये सेबी रजिस्टर्ड फंड होगा। ये डायरेक्टली किसी को पैसे नहीं देगा। ऑलरेडी सेबी के रजिस्टर्ड कुछ फंड्स है, ऑलरेडी कुछ फंड्स हमारे स्टार्टअप्स को पैसा दे रहे हैं। ये फंड उन फंड्स में पैसा डालेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स। ये इन इटसेल्फ फंड नहीं है। ऑलरेडी जो वर्किंग फंड्स है सेबी रजिस्टर्ड, सेबी के अंडर कैटेगरी 1 और 2 के, ये मैंने कल डिस्कस किया था 1 और 2 क्या रहता है। इनमें कुछ नहीं, बस वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है। 1, 2, 3 रहता है। 1 में कम कॉम्प्लेक्स, 2 में थोड़ा ज़्यादा, 3 में बहुत ज़्यादा। एनीवेज, तो ये ऑलरेडी सेबी रजिस्टर्ड कुछ फंड्स है, उनमें ये इन्वेस्ट करेगा। सो इट विल बी ए इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कॉर्पस डिप्लॉयमेंट, अच्छा, ये जो 10,000 करोड़ है ये 2 फाइनेंशियल कमीशन के लिए दिए गए। फाइनेंशियल कमीशन मतलब क्या है? फाइनेंशियल 16th एंड 17th फाइनेंशियल कमीशन। 16 फाइनेंशियल कमीशन आपका 26 से 31 है, 26 to 31, एंड 17 फाइनेंशियल कमीशन आपका 31 to 36 है। तो ऐसा लगेगा कि 10 साल के लिए 10,000 करोड़ बहुत कम है, जो कि है, बट ये इनिशियली डाला है और डालेंगे इसमें।
इट इज फंड ऑफ फंड्स 2 और इसमें और पैसे सरकार डालते जाएगा, 10,000 करोड़ अभी डाले है। इसका फोकस रहेगा, मोस्टली इसका फोकस रहेगा टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज ऑफ इंडिया, मतलब बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली के लिए ये नहीं है, नागपुर, इंदौर, रायपुर, इन शहरों के लिए। आगे देखते हैं। अच्छा, इन्होंने 2 टाइप के स्टार्टअप्स पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं। पहला है डीप टेक। डीप टेक में ये बोल रहे हैं कि 40% ऑफ द फंड वैल्यू और 500 करोड़ विच एवर इज द लोअर। अगर कोई डीप टेक का फंड है, कोई सेबी का डीप टेक का फंड है, तो वो हमारे फंड ऑफ फंड से इस फंड में जाएगा। एक तो जाएगा 40% ऑफ दिस फंड, और या फिर 500 करोड़, जो भी उन दोनों में से कम है, ये मैक्सिमम लिमिट रहेगी। उसी तरह से टेक ड्रिवन और मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्टअप्स है, उसके लिए 30% फंड वैल्यू या फिर 300 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो कोई अगर 100 करोड़ का फंड है, उसको मैक्सिमम आप 30 करोड़ तक, या कोई 1000 करोड़ का फंड है तो या 300 करोड़ तक, जो भी उसमें से नीचे लोअर लिमिट होगी उतना ही आप फंड कर सकते, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट। एनीवेज, आगे की न्यूज देखते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने इनकी एनिवर्सरी थी, 38th एनिवर्सरी थी इनकी, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने कई सारी चीज़ें का जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और कई सारी चीज़ें लॉन्च की है। तो उन्होंने सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ 38th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट हुई थी। इसका जब स्टार्ट हुआ था, ये जब सेबी स्टार्ट हुआ था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टार्ट हुआ था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला था, लेकिन ये स्टार्ट हुई थी बॉडी 1988 में। 1988 में इन्होंने 2 चीज़ें लॉन्च की है। सबसे पहले मिशन जागरूक, इसमें ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपने जैसे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनको जागरूक रखने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया है। और दूसरा, इन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली है, वो है 1 नेशन 1 KYC, नो योर कस्टमर। ये एक ऐसा है, अभी क्या होता है कि आप किसी भी बैंक में जाओ तो आपको KYC करना है, KYC करना है, KYC करना है। इनका एम ऐसा है कि सेबी पूरे देश की KYC एक बार कर देगी और फिर वो सारे बैंकों को ट्रांसफर कर देगी। इसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। इनके अभी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, ये अभी के चेयरमैन है। इससे पहले की इनकी जो चेयरमैन थी वो ज़्यादा फेमस थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी एंड शी वॉज मधाबी पुरी बुच, ये थी। इनका हेडक्वार्टर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बम्बई में, क्योंकि ये बम्बई में सारा स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारी चीज़ें, इसलिए ये बम्बई में है, दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंटरनेशनल में देखेंगे ब्रिक्स एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, क्लब ऑफ नेशंस, इट कैन बी कॉल्ड अ क्लब ऑफ नेशंस। इसमें कौन कौन से देश है? ब्रिक्स एक एक्रोनिम है, उसी हिसाब से आपको दिख जाएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BRICS, ये है ब्रिक्स। ओके, और ये नए मेंबर्स अभी अभी इसमें आए हैं, आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्टार्ट क्यों हुआ था? ब्रिक्स स्टार्ट हुआ था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए, बाकी की जो नॉट दैट बिग बट स्टिल कंसिडरेबली बिग इकोनॉमीज ने मिलके ये ब्रिक्स स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट हुआ था, इनका फर्स्ट समिट हुआ था 2009 में रशिया में। अच्छा, इनका कैसा रहता है, हर साल इनका चेयरमैन बदलते रहता है। 2026 में इनका चेयरमैन है इंडिया के चेयरमैनशिप के अंडर डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, अप्रैल 23-24 को, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, ये इनके हेड्स की नहीं, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की। और इसमें इन्होंने ब्रिक्स नेशन को ही नहीं बुलाया था, एक ग्रुपिंग बुलाई थी, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन, मीना। तो ये जो न्यू मेंबर्स है, ये मीना के मेंबर्स है। इनका मेन एम ये था कि भाई हमको कुछ कंसेंसस डेवलप करना है कि ये जो वॉर चल रहा है ईरान और USA के बीच में, कि हमको किसको सपोर्ट करना है, वो फेल हो गया। टू बी ऑनेस्टली, लोग आपस में ये लोग झगड़ने लग गए कि किसको सपोर्ट करना है, तो ये फेलियर रहा। लेकिन हमें ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिक्स के 2 बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स है, 2 बहुत बड़े टूल्स है। वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करती है कि सारे मेंबर्स मिलके ऐसा एक फंड जमा करते हैं और फिर आपस में एक दूसरे को लोन बांटते हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी है वर्ल्ड बैंक को चैलेंज करने के लिए, और दूसरा इनका, ये पहला हो गया, और दूसरा इनका सबसे बड़ा टूल है वो है CRA, कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के खिलाफ ये क्या करते हैं कि जो डॉलर इकोनॉमी है, अभी क्या है,
आपको कुछ भी खरीदना है, जैसे कि इंडिया को कुछ खरीदना है लेट जैसे यूके से, तो यूके में पाउंड चलता है, इंडिया में रुपी चलता है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर कोई चीज़ यूके से खरीद लेंगे। तो इससे क्या होता है कि डॉलर की वैल्यू बनी रहती है। तो यूएसए के हाथ में बहुत पावर है। उसको चैलेंज करने के लिए इन्होंने कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाया है कि अगर कोई क्राइसिस आए, यूएस हमको सपोर्ट ना करे तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए, इसीलिए कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाया गया। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ऑपरेशन विंग ऑफ डॉन। ऑपरेशन विंग ऑफ डॉन ये एक छोटा सा ऑपरेशन है जो लॉन्च किया है इसराइल ने। इसराइल में क्या हुआ है कि इंडिया में ना बहुत छोटे बहुत स्मॉल नंबर्स में ना ऐसे ज्यूज रहते हैं। वो 5 टाइप के ज्यूज इंडिया में आज भी रहते हैं और उनका ओरिजिन थोड़ा सा डिबेटेड है। वो लोग खुद ऐसा बोलते हैं कि भाई हम लोग इसराइल से चल के आए थे, हमको अलग अलग टाइम पीरियड में किसी ना किसी ने भगाया था वहाँ से, तो हम इंडिया में आके सेटल हो गए। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो यहीं पे वो इंडियंस थे प्रॉपर, लेकिन वो यहाँ पे जुडाइज्म में कन्वर्ट हो गए। एनीवेज, जो भी है, इंडिया में 5 ऐसी इंडिजीनियस जूइश कम्युनिटीज़ है। ऐसे नहीं कि इसराइल से आए हुए लोग, इंडिजीनियस 5 जूइश कम्युनिटीज़ इंडिया में है। पहली है बेने इसराइल महाराष्ट्र में, दूसरी है बेने मेनाशे जो हमारे आज न्यूज़ में है, वो है मणिपुर मिजोरम में। तीसरी बेने एफ्राइम आंध्र प्रदेश में, कोचिन ज्यूज़ केरला में और बगदादी ज्यूज़ मुंबई एंड कोलकाता में। ये इंडिया में छोटी छोटी ज्यूइश कम्युनिटीज़ है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर आप ज्यूइश है तो इसराइल की ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे और आपको सिटीजनशिप भी दे। तो ज्यूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर बाय डिफॉल्ट सिटीजन ऑफ इसराइल। तो अभी हुआ क्या, हमारे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा ये दंगा फसाद चल रहा है, तो उनमें ये छोटी सी कम्युनिटी फंस गई, तो इसराइल ने इसको बाहर निकाल लिया। वो कम्युनिटी का नाम है मेनेशे, बेने मेनाशे। ये है मणिपुर एंड मिजोरम में। इसके तहत इसराइल ने बोला है कि हम इन सबको एक दिन वापस लेके जाएंगे। फिलहाल कुछ 250 लोगों को ले गए। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेशनल में देखेंगे विक्रम-1। ओके गाइस, विक्रम-1 एक रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है। विक्रम-1 रॉकेट है, वो बनाया है हमारे स्काईरूट एरोस्पेस ने। हैदराबाद की एक कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। तो गाइस, न्यूज़ ये है कि हैदराबाद में इन्होंने अपना पहला ऑर्बिटल रीयूजेबल रॉकेट बना लिया है और इसको अभी वो कहीं डाल के ट्रक वर्क में, ट्रेन में डाल के इसको श्रीहरिकोटा ले जा रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश में, और वहाँ से इसको लॉन्च करेंगे। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब ऐसा होता है कि वो एक समझ लो रॉकेट है, उसके ऊपर कोई सैटेलाइट लगा दिया, वो रॉकेट वो सैटेलाइट को छोड़ेगा, वापस आ जाएगा, फिर दूसरे सैटेलाइट को लेगा, छोड़ेगा, वापस आ जाएगा। ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है, आज से सिर्फ 10 साल पहले शायद इन्वेंट हुई है यूएस में। हमने इसमें ऑलरेडी उनको कैच कर लिया है। इससे पहले भी स्काईरूट एरोस्पेस ने एक विक्रम एस करके सब ऑर्बिटल मिशन भेजा था। विक्रम एस, ये सब ऑर्बिटल मिशन का ऐसा रहता है कि वो नीचे गिर जाता है, रॉकेट नीचे गिर जाता है, वो वही के वही सैटेलाइट को नहीं छोड़ सकता। पर ये जो ऑर्बिटल वाला है, ये वहाँ पे सैटेलाइट को छोड़ के वापस आ जाएगा। एनीवे, ये हमारी डेवलपमेंट है और इसके स्टेजेस है, इतना ध्यान में रख लेंगे ना साले, ध्यान में रख लेना कि ये सारे के सारे ये अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप का ये फ्यूल यूज़ करता है। इतना ध्यान में रख लेना कि ये पहले 3 स्टेजेस का नाम हमारे कलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब नॉट आज़ाद, इनके नाम पे है हमारे प्रेसिडेंट। और तीसरा है रमन क्लस्टर। तो रमन, वो जो नाम है वो सीवी रमन के नाम से। सीवी रमन इंडिया के पहले और ओनली न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला था। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये गुड न्यूज़ है। 1 हफ्ते पहले ये रिसीव हो गया था, मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ। ये प्रोटोटाइप है, ये फंक्शनल नहीं है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें हुआ क्या, देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स रहते हैं ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में भी यूरेनियम पे चलते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम हमारे पास है ही नहीं। तो हमको क्या करना पड़ता है, यूरेनियम बाहर से लाना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास थोरियम 232 बहुत सारा है, ये केरल के सैंड में बहुत सारी जगह मिलता है इंडिया में। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्या किया, थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक स्टेप में नहीं हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और उसके बाद फिर ये यूरेनियम 233 को थोरियम 232 मतलब इसी में मिक्स करके हमने एक फ्यूल बना दिया। अभी ये फ्यूल पे
हम न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दिस इज ए सोडियम कूल्ड 3 स्टेज रिएक्टर। मोस्ट ऑफ द जो रिएक्टर्स होते हैं वो हार्ड वाटर कूल्ड रहते हैं। हार्ड वाटर मैं लिख देता हूं, हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर होता है D2O। D2O कूल्ड रिएक्टर्स होते हैं, पर ये हमारा सोडियम कूल्ड रिएक्टर है। इनको तीन हमारे संस्थाओं ने मिलकर बनाया। पहली संस्था है भारतीय नाभिका विद्युत निगम लिमिटेड, इसके अभी नए चेयरमैन आए हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क दैट इज इन बॉम्बे, एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL दैट इज इन दिल्ली। ये 3 संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, और इंडिया इज द ओनली सेकंड कंट्री आफ्टर रशिया टू डू सो। हाँ, हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है क्योंकि बाकी कंट्रियों ने ट्राई भी नहीं किया। जो मेन कंट्रीज हमारे कंपटीशन में, US, फ्रांस, चाइना, इवन जापान, इनको ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास यूरेनियम नहीं था, रशिया के पास यूरेनियम नहीं था, रशिया हमारा दोस्त था, इसलिए हम लोगों ने ट्राई किया, हम सक्सेस हुए, बड़ी बात है। लेकिन और किसी बड़ी कंट्री ने ये ट्राई भी नहीं किया। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दक्ष 2.0, दक्ष 2.1, दक्ष 2.1 ये 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाया। कौन कौन सी संस्था है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्कोप एंड CPC। स्कोप, CPC 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाया। अभी ये संस्था है क्या है, ये क्या है, अपन देखते हैं। CPC क्या है? और हाँ, इस संस्थाओं ने किस किस की मदद ली इसमें? इसने एक एडवाइजरी फर्म ईगॉन ज़ैंडर की मदद ली, जर्मन फर्म है ये, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर की मदद ली इन्होंने। ये चारों ने, ये दोनों संस्थाओं ने, ये 2 लोगों की मदद लेके ये दक्ष 2.1 बनाया। अभी देखते हैं CBC क्या है। CBC एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्ट अभी तक आया नहीं, लेकिन बात चल रही कि इसके ऊपर एक्ट आएगा। एक रूल के तहत इसे बनाया गया है। इसके तहत इन्होंने मिशन कर्मयोगी बनाया है। इसका बेसिक काम ये होता है कि जो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी जो लोग हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें। उसके तहत इन्होंने आई गॉट कर्मयोगी ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है। मैंने खुद भी ये आई गॉट कर्मयोगी के क्लासेस किए हैं, इसके कोर्सेज लिए हैं, उसमें मैं पास भी हूँ, मेरे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी है, अभी भी है मेरे पास। एंड क्रिएटिंग एनुअल बिल्डिंग कैपेसिटी। तो ये जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इट इज़ फॉर ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर्स, इट इज़ फॉर ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर्स। ऑन द अदर हैंड, उसका जो स्पेशलाइज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब कोल इंडिया, ONGC, HPCL, जो हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भाविनी वगैरह देखा था, वो सारी चीज़ें, उसका जो स्पेसिफिक है CPC के अंडर स्कोप, वो एक पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए है। और इन दोनों ने मिलकर दक्ष 2.0 बनाया है। मतलब जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनके टॉप ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए ये पोर्टल है। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने 7 MPs को लेके बीजेपी ज्वाइन कर ली। 7 MPs को लेके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो वो क्या सारा फंडा है, उसका लीगल रेमिफिकेशंस क्या है? देखिए, एंटी डिफेक्शन एक लॉ है, तो उसका ऐसा मतलब होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के या एक विचारधारा के विपरीत नहीं जा सकता, उसको पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा। ये एक पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन लाने के लिए हुआ है। इसको आम भाषा में एक कॉमेडी सेंस में लेते हैं, आया राम गया राम, टू कर्ब आया राम गया राम। एक नाम मैं नहीं लूँगा, एक पॉलिटिशियन थे हरियाणा के, ये 1981-82 वगैरह की बात है। उन्होंने क्या किया कि पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो यूनियन फ्रंट में गए, यूनाइटेड फ्रंट नाम का एक कोलिशन था, वहाँ गए, फिर कांग्रेस में आ गए। ऐसा उन्होंने 24 घंटे में किया। तो उससे पूरा कंफ्यूजन हो गया कि ये आप कहाँ है, आप कहाँ पे वोट डालने वाले, आप क्या। तो ये सारी चीज़ों को फंडे, ये सारा कचरा हटाने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में राजीव गांधी ने 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाया। उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल ऐड किया गया। और ये एंटी डिफेक्शन, अगर आप अपने पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हैं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अभी राघव चड्ढा जो थे, वो पार्टी लाइन के अगेंस्ट जा रहे थे, उनकी आम आदमी पार्टी जो बोल रही थी वैसा वो नहीं कर रहे थे, वो अपने मन से कर रहे थे। सॉरी अपने पार्टी लाइंस के अगेंस्ट जा रहे थे। तो
तो उनको निकाल देना चाहिए था, लेकिन उसमें 2 कैविएट्स है। अब टिल 2003 अगर ऐसा रहता है कि आप 1/3 पार्टी मेंबर्स आपके साथ है, तो आप वो पार्टी को तोड़ के किसी और पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन ये 91st अमेंडमेंट एक्ट के बाद अभी वो नंबर हो गया है 2/3। अभी अगर आपको पार्टी के खिलाफ जाना है तो आपको 2/3 मेंबर वो पार्टी के अपने साथ करने पड़ेंगे। एंड यस, राघव चड्ढा को 7 आउट ऑफ 10 जो आम आदमी पार्टी के मेंबर से 7 लोगों ने मिलकर बीजेपी ज्वाइन की। तो इसका लीगल कैसा रहेगा आगे मुझे नहीं पता, लेकिन बाय लॉ, ऑन लॉ, आम आदमी पार्टी स्टैंड्स नलिफाइड एंड इट हैज ज्वाइंड बीजेपी। एनीवे, देखते आगे क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। स्टेट न्यूज में देखेंगे एनटीपीसी प्लान्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन बिहार। इन्होंने बिहार में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। बिहार में अभी भी एक भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट नहीं है। उसके तहत वो 700 मेगावाट्स के 2 यानी कि 1400 मेगावाट्स के वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वहाँ पे लगाने वाले, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। उसके लिए उन्होंने 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना प्रॉमिस कर दिया गया। दीज आर गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, एनटीपीसी के बारे में जानते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इज द इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी। इंडिया की सबसे बड़ी थर्मल पावर बनाने वाली कंपनी है। एंड आई कैन टेल यू, ये सिर्फ कोयले से नहीं बनाती, ये कोयले से भी बनाती है, न्यूक्लियर बनाती है, ये सोलर बनाती है, विंड बनाती है, सारी बनाती है ये, ठीक है। और अभी ये लोग एक्चुअली शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और स्पेशली न्यूक्लियर की तरफ। इसको महारत्ना स्टेटस हासिल है। अभी अब कभी आप सुनते हैं महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये सारी चीज़ें, ये लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है। आप अगर महारत्ना है जो सबसे टॉप का स्टेटस है, मैं इसके ऊपर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। महारत्ना मतलब जो टॉप का स्टेटस है। अगर आप महारत्ना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है। मिनी रत्ना है तो कम ऑटोनॉमी, बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल। एनीवेज, आगे देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, अपने मेन दिल्ली में। ओनरशिप इसकी 51.1% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो सरकारी है ये कंपनी। इसके जो हेड है, इसके जो बॉस है वो है गुरदीप सिंह, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ओडिशा। आपको जान के ये हैरानी होगी कि दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा नेस्टिंग साइट जो है, जहाँ पे टर्टल्स यानी कि कछुए आके प्रजनन करते हैं, वो उड़ीसा में है। और वो कहाँ पे है? गहीर माथा मरीन सेंचुरी उड़ीसा में है। और यहाँ पे वो जो कछुए आते हैं उनका नाम है ऑलिव रिडली टर्टल्स। इसके ऊपर यूपीएससी में और एसएससी में बहुत बार सवाल आया है, इसको प्लीज ध्यान में रखें। एक बार नहीं, कई बार आया है। एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं। टॉप स्टेट्स इन इंडिया बाय स्टबल बर्निंग। सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग कहाँ होता है? ये मैंने इसीलिए डाला क्योंकि एक न्यूज में आते रहता है कि पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, हरियाणा में। नहीं, सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग इंडिया में होता है वो है मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, फिर दिल्ली। सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस हमारे आए हैं मध्य प्रदेश में। एनीवे, तो मध्य प्रदेश जैसे आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत प्रोग्रेस भी कर रहा है, लेकिन फिर ये ऐसे काम भी होता है। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एमओयू मर्जर एंड एक्विजिशन में देखेंगे। सन फार्मा, हमारी देसी कंपनी सन फार्मा टू बाय ऑरेगेनॉन। सन फार्मा हमारी देसी कंपनी है, लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया है और 4th लार्जेस्ट इन स्पेशलिटी जेनेरिक प्लेयर। जेनेरिक मतलब क्या होता है? जेनेरिक मतलब सस्ता कॉपी। ओके, हम इंडिया में उसको जेनेरिक बोलते हैं। तो उनके वो ये सन फार्मा वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया की है और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जेनेरिक प्लेयर है। मतलब जेनेरिक फार्मास्यूटिकल जो है, मतलब कोई अगर समझ, जेनेरिक प्लेयर का जेनेरिक मेडिसिन जो होता है ना, वो कैसा होता है कि अमेरिका में कोई रिसर्च हुआ पूरा, उसके पेटेंट, ये सारी चीज़ें, और उन्होंने कोई गोली बनाई, वो एक गोली है 10,000 रुपये की। तो ये हमारे लोग क्या करेंगे, वो गोली को लेंगे, उसको री इंजीनियर करेंगे, रिवर्स इंजीनियर करके एक गोली बनाएंगे, सस्ती बनाएंगे 1000 रुपये में। उसको बोलते हैं जेनेरिक प्लेयर। और ऑरेगेनॉन है, ये अमेरिका की कंपनी है। ये स्पेशलाइज करती है वुमेन्स हेल्थ में और बायोसिमिलर्स में। बायोसिमिलर्स और जेनेरिक, ये जो है ना, जेनेरिक और बायोसिमिलर बहुत सेम है, मतलब काफ़ी उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बायोसिमिलर्स में क्या होता है कि पहले कोई गोली बन गई, जैसे हमने देखा कि 10,000 की कोई गोली बन गई। अब बायोसिमिलर वाले क्या करेंगे, उसमें का कोई सिर्फ एक जो ये मॉलिक्यूल है उसको चेंज कर देंगे,
और वो बोलेंगे बायोसिमिलर, तो वो 1000 रुपए की तो नहीं बना पाएंगे, जेनेरिक जितने सस्ते नहीं होते वो, लेकिन ओरिजिनल से तो फिर भी बहुत सस्ते होते, तो वो 3000 में गोली बना देंगे, है ना। तो अभी सन फार्मा क्या कर रहा है, अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि यूएसए ने हमारे जो जेनेरिक मेडिसिन है उसके ऊपर 123 123% जेनेरिक के ऊपर 123 या 129% उन्होंने टैरिफ्स लगा दिया, मतलब ऑलमोस्ट डबल 2.25 टाइम्स हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये ऑरेगोनो से हाथ मिला रहे, इनसे बायोसिमिलर की थोड़ी टेक्नोलॉजी सीखेंगे और ऐसे बैकडोर से अमेरिका में घुस के वहां पे हम दवाइयां बेचेंगे। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डीटीडीसी साइन एन एमओयू। डीटीडीसी क्या है, आपने देखा होगा, कुरियर वाले। डीटीडीसी का फुल फॉर्म है डेस्क टू डेस्क कुरियर एंड कार्गो। ये एक बेंगलुरु की कंपनी है, ये इंडिया की बेंगलोर की कंपनी, और ये पोस्ट के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। अभी पोस्ट को क्या मिलेगा, डीटीडीसी का जो स्पेशलिटी है वो पार्सल में है, और पोस्टल में उतना पार्सल है नहीं, है ना, पोस्ट वाले आते नहीं है टाइम पे, ये सारी चीज़ें। तो पोस्ट को डीटीडीसी का पार्सल सर्विसेज का एक्सपर्टीज मिलेगा, और डीटीडीसी को क्या मिलेगा, पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का कितना नेटवर्क है, पोस्ट ऑफिस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, 1.64 लाख पोस्ट ऑफिस इंडिया, 1.64 लाख है, तो दोनों का फायदा है इसमें। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। स्पोर्ट्स में देखेंगे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, अभी ग्रैंड प्रिक्स का सीजन चालू हो गया, अलग अलग आएंगे, हमको सब रटने हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीते हैं एलेक्स मार्कोज, ये खुद भी स्पेन के हैं, स्पेन का ग्रैंड प्रिक्स स्पेन नहीं जीता। और इनके ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं ग्रेसिनी रेसिंग डुकाटी। ये सब रटना ही पड़ता है भाई नाम, और कोई इसमें नहीं है, आते हैं ये सवाल, सारे बैंकिंग के मेंस एग्जाम में ये सब सवाल आते हैं। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे, हमने कल भी देखा, आज हम फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अशोक लिहिरी हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहेंगे। उन्होंने किसको रिप्लेस किया, सुमन बेरी साहब को, सुमन बेरी साहब को इनको रिप्लेस किया। सॉरी, यहाँ ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। और भी बहुत सारे लोग आए हैं, केवी राजू एक आए हैं, केवी राजू एक आए हैं जो एम्स के डायरेक्टर थे। एम श्रीनिवासन, एम श्रीनिवासन एक साइंटिस्ट है। अभय करंदीकर, अभय करंदीकर एक सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है। और फोर्थ नंबर पे राजीव गौबा। राजीव गौबा बहुत फेमस सेक्रेटरी, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे। राजीव गौबा वॉज नोन कि इन्होंने इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे जो खराब हो रहे थे उनको बहुत सुधारा है, उसमें राजीव गौबा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। एनीवे, और एक अपॉइंटमेंट हुई है, वो हुई है संजय जामाउर साहब की। ये रेलवे के ही रेलवे में यूपीएससी के थ्रू IRS ट्रैफिक सर्विसेज जो होता है, IRST जो होता है ट्रैफिक सर्विसेज के है संजय जामौर। ये दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल यानी कि दिल्ली मेट्रो के पहले CEO बने हैं। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रघु राय, रघु राय साहब ये है, अगर किसी ने पूछा हु इज द फादर ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, उसका आंसर है रघु राय। रघु राय हमारे देश के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर्स में से एक थे। उनका अनफॉर्चुनेटली निधन हो गया है। ही वॉज नोन कि उन्होंने भोपाल क्रैश ट्रेजेडी के वक्त जो 1985 में हुई थी तब उन्होंने पूरा कवरेज किया था। बांग्लादेश लिबरेशन और 1971 में उन्होंने पूरा कवरेज किया था। इंदिरा गांधी की जो उनका ये हुआ था फायर, उनमें उन्होंने फ़ोटो वगैरह खींची थी। तो ये ही वॉज अ वेरी आइकॉनिक फोटोग्राफर। इनको बहुत अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनके अवार्ड्स देख लेते हैं। पद्मश्री मिला है इन्हें 1972 में, उस टाइम पे मिल गया था। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है यूएसए में 1992 में। आप समझिए कि ये पूरे वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफर है, उनको वो अवार्ड मिला है। उसके बाद इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अभी मिला उनको 2017 में। और ये अकेडमी, ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है कुछ तो भी, वो फ्रांस की तरफ से मिला है। एनीवेज, आज के करंट अफेयर्स यही खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर डेली करंट अफेयर्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक